खर्चा पानी इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। क्या हुआ? गाड़ी ज्यादा बड़ी है? गाड़ी? अरे काश मुझ में ये सोफा पुश करने की ताकत होती। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें कमजोरी से आजादी। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में फ्रेम में ही हैं अंशुमान जी। ये है खर्चा पानी, इस हफ्ते का आखिरी खर्चा पानी। और इस एपिसोड में एक केस के बारे में बताएंगे हम आपको, जो केस इंडिया पर हो गया है। इंडिया वो केस हार गया अंशुमान जी। हाँ, वो केस तो हारा हुआ, केस तो हार ही गया है, उसकी रिकवरी की प्रोसेस शुरू हो रही है। हाँ, तो वो बड़ा रोचक केस है। और इस इतना रोचक केस है कि मतलब हम लोगों ने सोचा कि इसको आप लोगों के लिए एक लीड की तरह लेकर आया जाए। किसी का केस हारना या केस जीतना खुशी की बात नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा इकोनॉमिकल इवेंट है और वर्ल्ड पॉलिसी के लेवल पे इतना बड़ा शिफ्ट होने जा रहा है इस केस की वजह से। भारत के जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, उस वजह से इसको हमने डिस्कस करने का सोचा। तो एक हम इस पर बातचीत करेंगे, ये क्या केस है, पूरा मामला बताएंगे आपको और इंडिया के स्टैंड पर बातचीत करेंगे। दूसरा, आरबीआई का एक ऐलान आया है आप सब लोगों के लिए, जो जो मोबाइल फोन से, डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करते हैं, उन सब के लिए वो जरूरी है। और आखिर में इकरा की एक रेटिंग है, ये चलते चलते हम उस पर बात करेंगे। तो पहली जो खबर है वो केयर्न एनर्जी से जुड़ी है। नाम की स्पेलिंग याद कर लीजिए, CAIRN। केयर्न पढ़ेंगे कि कैर्न पढ़ेंगे, वो अपने हिसाब से डिस्कस कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम लोग भैया हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, इसलिए जो समझ में आता है वो बोल देते हैं। तो केयर्न एनर्जी जो है वो ब्रिटिश ऑयल कंपनी है। इन्होंने इंडिया के खिलाफ एक केस जीता साल 2020 के दिसंबर में। अब 568 पेज का वो जजमेंट है अंशुमान जी। 3 मेंबर इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है उसने दिया था। एक साथ तीनों मेंबर की सहमति से था, मतलब कोई भी स्प्लिट डिसीजन नहीं था। अब कहा है गया है कि इंडिया ने यूके के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया। उल्लंघन में कितना नुकसान हुआ केयर्न एनर्जी को? 1.2 बिलियन डॉलर्स का। अब केयर ने केस जीत लिया, बोला कि साहब केस आप हार गए, हमारा पैसा दीजिए। पैसा देने के लिए कहाँ गया? पैसे की उगाही करने के लिए, अगर मैं उसको मोटी भाषा में कहूं, तो पैसे की उगाही करने के लिए केयर्न एनर्जी चले गए न्यूयॉर्क। और इंडिया ने सोचा कि साहब ये तो यूके का केस है, यूरोपियन कंट्रीज का केस है, तो साहब हम इसको नीदरलैंड्स में लड़ेंगे ना शुमान जी। जी। तो वो चले गए न्यूयॉर्क और ये आ गए नीदरलैंड्स। आपको नीदरलैंड आने की वजह पता चल गई। उनके न्यूयॉर्क जाने की वजह ये थी कि उनको ये पता था कि इंडिया की एक कंपनी जिसका नाम है एयर इंडिया, ये भारत सरकार की कंपनी एयर इंडिया का बहुत सारा एसेट न्यूयॉर्क में पड़ा हुआ है, वहां से पैसे निकाले जा सकते हैं। अब इस सब में पूरी भसड़ मची हुई है, खबरें बहुत दिनों से चल रही हैं। अब केस क्या था? इंडिया ने क्या यूके के साथ ट्रीटी में क्या, किस समझौते की शर्त का उल्लंघन किया था और मामला कहां जा सकता है, ये अंशुमान जी बताएंगे। अंशुमान जी। सिद्धांत, हम लोग जो इकोनॉमी को करीब से फॉलो करते हैं और देखते हैं, उनके लिए ये दो केस, केन एनर्जी वर्सेस भारत सरकार और वोडाफोन वर्सेस भारत सरकार, एक किस्म की किताब है, एक किस्म की लर्निंग है। और इतनी दिलचस्प पेचीदगियों वाला, कानूनी तौर पर, आर्थिक तौर पर, टैक्स के सिस्टम को लेकर, दो देशों के आर्थिक रिश्तों को लेकर, और दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनियां जिन्हें हमने पलक पांवड़े बिछाकर कभी देश में बुलाया था पैसा लगाने के लिए, उनसे जुड़े हुए मामलों में, और भारत सरकार की, इससे ये सरकार और इससे पिछली सरकार की जो असमंजस भरी और अनिश्चितता भरी नीतियां हैं, उन सब का बहुत दिलचस्प किस्सा है। और इस किस्से में बहुत सारे पेच हैं, इसमें सिर्फ एक यही कानून नहीं है। तो हम इसे बताने की कोशिश करते हैं और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें अंततः चीजें किस तरफ जाएंगी और इसका डिप्लोमेटिक पार्ट क्या है, इसका कूटनीतिक पार्ट क्या है, भारत सरकार कैसे कूटनीतिक ढंग से इस पूरे मामले को हैंडल करने में असफल रही है। मौजूदा सरकार, पिछली सरकारों ने तो इसमें टैक्स के हिसाब से मिस कर दिया। ये क्रिएशन पिछली सरकार के टैक्स के मिस का था। पिछली सरकार एक रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की व्यवस्था लेकर आई थी, जिसमें पिछली तारीख से अगर कोई कंपनी कहीं कोई डील करती है तो उस पर टैक्स वसूला जा सकता है।
केन एनर्जी ने अपनी ब्रिटेन में भारत में निवेश के लिए एक होल्डिंग कंपनी बनाई थी। उस होल्डिंग कंपनी का नाम केयर इंडिया होल्डिंग्स था। उस कंपनी के जरिए केन ने भारत में राजस्थान में बाड़मेर के इलाके में एक रिफाइनरी लगाने के लिए और तेल खोज के लिए ठीक ठाक बड़ा निवेश किया था। थोड़े समय के बाद वो कंपनी भारतीय कंपनी हो गई, केन इंडिया। केन होल्डिंग ने अपने वो शेयर, जो हिस्सेदारी, इस कंपनी को ट्रांसफर कर दिए। हम कट शार्ट करते हैं, बाकी बीच के किस्से नहीं बताते। थोड़े समय के बाद ये कंपनी वेदांता के ने उसका अधिग्रहण कर लिया, अनिल अग्रवाल की कंपनी ने। जब ये सारा सब कुछ हो रहा था, उस समय भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी खड़े हुए बाबू, और उन्होंने कहा कि साहब वो जो टैक्स का ट्रांसफर हुआ था ना 2002 में, वो पैसा उस पे आपने हमको, वो जो शेयर ट्रांसफर हुए थे उस पे आपने हमको पैसा नहीं दिया। वो करीब 6,000 करोड़ रुपए का की देनदारी भारत के टैक्स डिपार्टमेंट ने निकाल दी। केन एनर्जी को ये निवेश करने के लिए भारत सरकार ने भारत और ब्रिटेन के बीच बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के तहत बुलाया था। ये संधियां वो संधियां होती हैं जिसके तहत आने वाली कंपनियों को निवेश स्वीकार करने वाले देश में, यानी निवेश के मेजबान देश में, बहुत सारी रियायतें मिलती हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। तभी तो आप क्या वो निवेश करने आएंगे, आप उनको टैक्स में छूट देते हैं, उनको उनके प्रोसेस को इजी करते हैं, उन्हें बाकी सारी चीजों में सुविधा देते हैं। जब ये नोटिस गई तो केन ने कहा कि ये तो उस ट्रीटी का उल्लंघन है, क्योंकि हमें तो आप मेहमान बना के लाए थे और आप हमारे जेब से पैसे निकाल रहे हैं। आपने अपना कानून पिछली तारीख से लागू किया। फिर दूसरी तरफ इसके पैरेलल एक केस शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जहां वोडाफोन ने ये पर भी ठीक ऐसा ही मामला लगाया गया था। जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि एक हच नाम की कंपनी थी भारत में, जो शुरुआत में जब 95-96 में टेलीकॉम की लाइसेंसिंग हो रही थी, तो भारत में जो दो कंपनियां जिनके पास टेलीकॉम के लाइसेंस थे उसमें हच थी और एयरटेल थी। हच का बाद में विलय हुआ, शेयर का ट्रांसफर हुआ और वोडाफोन उसकी जगह आई। तो इसी तरह वोडाफोन ने जो हच से हिस्सेदारी मिली थी, जो शेयर मिले थे, उसके ऊपर भी टैक्स की लायबिलिटी निकाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट आया जिसमें भारत सरकार और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारा और ये कहा गया कि नहीं, आप पिछली तारीख से टैक्स नहीं लगा सकते। हमें थोड़ा सा याद करने पर भारतीय नेताओं के, वित्त मंत्रियों के कई चेहरे उस मामले में दिखाई देंगे। प्रणब मुखर्जी एक दिन कुछ कह रहे थे, जब कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने कुछ कहा, स्वर्गीय अरुण जेटली कुछ और कह रहे थे, बहुत रोचक उनके बयान। और अरुण जेटली कभी इसको गलत बता रहे थे, कभी उसके बाद सही बता रहे थे। भारत की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, फाइनेंशियल लीडरशिप, वो इतनी कंफ्यूज थी इस पूरे मामले को लेकर, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, कि वो आज भी तय नहीं कर पाई कि वो क्या करेगी। उस चपेट में के बीच जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया और ये कहा गया कि साहब आप पिछली तारीख से किसी पर टैक्स नहीं लगा सकते, तो केन ने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में मुकदमा दायर किया कि साहब आपने तो हमारा नुकसान कर दिया, हमको इतना हमसे जो वसूला गया है, जो हमसे लिया गया, उसे हमें वापस करिए। वो करीब 1.2 बिलियन डॉलर के आसपास की राशि है। भारत सरकार, ये बात पिछली सरकार की हो गई, ये सरकार इस केस की पैरवी भी नहीं कर पाई और ये केस अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में भारत हार गया। यानी तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर भारत पर यह देनदारी है कि वो ये पैसा केन को वापस करे। जब ये केस हार गया, ये कुछ समय पहले की बात है, तब सरकार की तरफ से बहुत आलसी से, लेजी से बयान आया कि नहीं, हमारी लीगल बैटरी तैयार है और हम इसको काउंटर करेंगे और हम ऐसे नहीं, और हमारी सॉवरेन पावर है और कोई कंपनी हमको कैसे चैलेंज कर सकती, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर वो कुछ हुआ नहीं। केन ने इंतजार किया। केन ने उसके बाद मुकदमा कर दिया भारत के ऊपर, भारत से वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी। बाकी हिस्सा आपने बता दिया, क्योंकि एयर इंडिया की न्यूयॉर्क में काफी एसेट है। दिलचस्प बात यह कि एयर इंडिया को इसलिए चुना गया क्योंकि केन ने न्यूयॉर्क में कहा है कि यह भारत का अल्टर ईगो है, प्रतिरूप, यह भारत का प्रतिरूप है, यह भारत का प्रतीक है। मतलब वो एयरलाइंस जिसको सरकार बेचने को तैयार है कितना ज्यादा उन्होंने वो यूएस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कोट किया है, जिसमें यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आपने तो अल्टर ईगो माना इसको। हाँ, तो ये जिसको भारत सरकार बेचने को तैयार है, ग्राहक नहीं मिल रहा है, उसकी एसेट्स न्यूयॉर्क में काफी हैं। और न्यूयॉर्क में उसकी एसेट जो है वो 570 लेक्सिंगटन एवेन्यू पर हैं। ह्यूज ऑपरेशन है, हेडक्वार्टर है, उसकी वैल्यू काफी है। इसलिए यह मामला ब्रिटेन की कंपनी हेग की अदालत से जीतने के बाद लेकर पहुंची न्यूयॉर्क, क्योंकि वहां अगर ऑर्डर हो जाएगा तो वो तुरंत अमेरिकन कानून के तहत एयर इंडिया की जो एसेट्स हैं लेक्सिंगटन एवेन्यू में, उसे वो टेक ओवर कर ले। भारत सरकार अभी कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं। जो बयान भारत सरकार की तरफ से आ रहे हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इसका मुकदमा लड़ेंगे, हमारी संपत्ति का टेक ओवर नहीं होगा, पर बिजनेस लॉज के मामले में, बिजनेस कानूनों के मामले में दुनिया की अदालतें बहुत
पारदर्शी और साफ हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी साख का सवाल है, भारतीय अदालतों के तरीके से नहीं है। जैसे आप देखिए कितना सरकार ने कोशिश की, पर फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट की डील का क्या हुआ? सिंगापुर से जी। फैसला आया हमारे सामने, सिंगापुर के पंचायत से। सरकार ने क्या कंपेयर भी की होगी हेग में, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में, पर जो गलत था वो गलत था। केन इस पूरे मामले को जीत गई वहां से। अब यहां से तीन बड़ी चीजें सामने की तरफ खुलती हैं, जिसका फॉल आउट या जिसके रिपरकेशन सिद्धांत में आने वाले समय में दिखाई देंगे। ऐसे कुछ और मामले भी हैं जी। जिनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए टेलीकॉम के मामलों में, जिनकी बैंक गारंटीज जब्त कर ली गई भारत में, लाइसेंस में घोटाला हुआ और कंपनियों ने गंवाया। वो सारी कंपनियां भारत में किसी न किसी बायलैटरल ट्रीटी के तहत आई थी, चाहे वो अरब से आई हों, चाहे यूरोप से आई हों। वो सारी कंपनियां भी कुछ इसी तरीके के मुकदमों की तैयारी में है भारत सरकार से अपना हर्जाना वसूलने के लिए। अब भारत की सरकार न्यूयॉर्क में कैसे प्लीड करेगी, कैसे रोकने की कोशिश करेगी? इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का फैसला उसके खिलाफ आ चुका है। क्या वो एयर इंडिया की एसेट्स बचाएगी या अपने बजट से इस हर्जाने का भुगतान करेगी, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का पक्ष अभी अदालत में नहीं पहुंचा है। जब वो पक्ष पहुंचेगा, और भारत सरकार इसमें तर्क क्या देगी, क्योंकि ये तो कंसिस्टेंटली हारा हुआ केस है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार हारी क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन था, उसके बाद वहां हारी। दूसरी चीज ये कि आप एक तरफ हम सुन रहे हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक रूप से काफी तालमेल है, और हम नीरव मोदी को और विजय मल्ल्या को एक्सट्रेट कराने के लिए सारी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर केन के मामले में कहीं भी ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत की मदद करती नजर नहीं आ रही है। यूके की गवर्नमेंट इसने इससे अपने आप को दूर रखा है, और ये एक कॉर्पोरेट और एक सॉवरेन के बीच में, यानी एक राज्य के बीच में, एक देश का और एक कॉर्पोरेट के बीच का विवाद है। तो इसमें कहीं ना कहीं भारत को अपनी कूटनीतिक ताकत का या कूटनीतिक क्षमताओं का भी और बेहतर ढंग से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मामला इतना पेचीदा हो चुका है और इस हद तक उलझ चुका है भारत की कमजोर टैक्स ब्यूरोक्रेसी के सामने, और भारत के राजनेताओं की जो बहुत हर चीज को बहुत अनिश्चित ढंग से एडहॉक से तदर्थ रूप से करने के कारण, कि इसमें अगर न्यूयॉर्क की अदालत से यह फैसला आया तो ये दुनिया में नजीर बन जाएगा कि किसी देश की सॉवरेन एसेट्स का या किसी देश की एसेट्स को की कुर्की का या जब्ती का आदेश दुनिया की एक अदालत से मिला और उसे जब्त किया गया। तो हम यहाँ पर खड़े हुए, लेकिन मामला कई सारे आयामों से और कई सारे परतों में था, तो इसलिए इस पर चर्चा करना मुनासिब था। इंतजार है कि भारत सरकार इस पर स्पष्ट रूप से क्या बयान देगी। अगर संसद चल रही होती तो शायद सरकार से इस पर जवाब तलब किया जाता, पूछा जाता कि वो क्या करेगी। लेकिन अभी तो सरकार ने आधिकारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से सूत्रों के हवाले से कहा है कि नहीं, भारत कानूनी तौर से इसका मुकाबला करेगा, कानूनी तौर से मुकाबला करेंगे। बस उनके पास अपील करने की ही है, अपीलेट अथॉरिटी वगैरह में ही जा सकते हैं, उसके अलावा तो कोई चांस है नहीं अपील। और उसके बाद भी अगर आप, चूंकि हमारे पास समय कम है, अगर इस पूरे केस की क्रोनोलॉजी देखें, इसके फाइनल पॉइंट देखें, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन जिसके आधार पर यह केस इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में गया, फिर ट्रिब्यूनल के ऑब्जर्वेशन देखें के और भारत सरकार को लेकर, उन सारे की रोशनी में देखें तो ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि सरकार को इसको डिफेंड करना और इसे आगे ले जाना इतना आसान होने वाला नहीं है अंतरराष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से, क्योंकि जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, जो ग्लोबल कंपनीज है ना, वो ग्लोबल कानूनों से चलती हैं। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज है, अंतिम बात, फिर हम अगली खबर पे आते हैं, कि इस मुकदमे ने भारत की इसने या वोडाफोन ने या इससे पहले जो टेलीकॉम के लाइसेंस कैंसिल हुए, जिसका घोटाला साबित नहीं हुआ, 2G का केस ही ध्वस्त हो गया हाईकोर्ट में आकर, उसके आगे सरकार पैरवी ही नहीं कर पाई, जो जितना बड़ा चुनाव का मुद्दा था वो पैरवी नहीं हुई, बाकी सारे लोग बरी हो गए। इन सारी चीजों ने भारत में निवेशकों के भविष्य को लेकर, निवेशकों की सुरक्षा को लेकर और भारतीय कानूनों की निश्चितता और पारदर्शिता को लेकर भी गहरे सवाल उठाए हैं। यह भी हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हम भविष्य में निवेश बुलाना चाहते हैं, विदेश की कंपनी हमारे यहाँ आए, तो हमको उन्हें प्रिडिक्टेबल कानूनों का एनवायरनमेंट बना के देना पड़ेगा, ताकि वो भरोसा कर सकें या काम करने में करेंगे। नहीं तो 6 साल बाद कोई कानून बदलेगा, पता चला उनका पूरा का पूरा कारोबार सर केवल खड़ा हो जाएगा। अंशुमान जी, अब दूसरी खबर पे चलते हैं। आरबीआई ने ऐलान किया है कि मार्च एंड 2022 जो होगा, तब तक जो पेमेंट गेटवेज हैं, जितने सारे वॉलेट हैं, मोबाइल वॉलेट, उनमें इंटरऑपरेबिलिटी का सिस्टम आ जाएगा। आप कैसे समझाएं? आप गूगल पे यूज कर रहे हैं तो आप पेटीएम भी यूज कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक उन्होंने क्लॉज नथी कर दिया है, फुल केवाईसी। अंशुमान जी,
ये ऑर्डर काफी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि पिछले 1 साल के दौरान भारत में मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। यूपीआई का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ा है। हालांकि ट्रांजैक्शंस की यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शंस के वैल्यू कम है, पर ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा बड़े नंबर में है। उसकी वजह यह है कि तो लॉकडाउन रहे, लोग बाहर नहीं निकल पाए, और दूसरी चीज है कि धीमे धीमे कम से कम शहरी इलाकों में और कस्बा इलाकों में छोटे लोगों ने भी अब इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है छोटी छोटी खरीदारी के लिए। अप्रैल में आरबीआई ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था, हमें याद होगा, हम लोगों ने शायद इस पर चर्चा भी की थी खर्चा पानी में, कि आपका जो मोबाइल वॉलेट है वो बैंक अकाउंट से जुड़ जाएगा और आप बैंक अकाउंट की तरह काम कर सकेगा। ये बात आरबीआई ने कही थी। उसी आदेश को आगे बढ़ाते हुए कल आरबीआई ने एक लंबा सा आदेश जारी किया है जिसमें 3-4 बड़े प्रावधान हैं। उसमें एक प्रावधान ये है जो कि मोबाइल वॉलेट्स की इंटरऑपरेबिलिटी अलाउ कर दी गई है। यानी आप पेटीएम से पैसा गूगल पे में भेज सकते हैं, गूगल पे से पेटीएम में भेज सकते हैं, पेटीएम से फोन पे भेज सकते हैं, फोन पे से मोबीक्विक पे भेज सकते हैं। अभी ऐसा संभव नहीं है। अभी एक मोबाइल वॉलेट से आप दूसरे मोबाइल वॉलेट में पैसा नहीं भेज सकते हैं। अकाउंट्स में तो यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है। तो ये बड़ी बात होगी। इससे बाजार जो है वो बढ़ेगा। और दूसरा ये है कि जो उपभोक्ता है उन्हें 2-3 मोबाइल वॉलेट के इस्तेमाल की सुविधा मिलेगी। अब है, मान लीजिए किसी एक घर में अगर कोई आदमी एक्स मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करता है और दूसरा वाई का करता है, तो वो अकाउंट से तो उसमें पैसा भेज पाएगा पर मोबाइल वॉलेट से नहीं भेज पाता। तो एक तो ये महत्वपूर्ण बदलाव है जो आने वाले समय में होगा। केवाईसी, स्वाभाविक सी बात है कि केवाईसी अब सारे तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में अनिवार्य हो गई है। चाहे आपको बैंक अकाउंट खोलना हो या बाकी चीजें करना हो, तो इसमें भी केवाईसी जरूरी है। और केवाईसी की प्रक्रिया आप सामान्य नॉर्मल होती चली जा रही है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए तो केवाईसी कराना जरूरी हो गया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण फैसला इसके साथ ये भी किया गया है कि जो फुल केवाईसी कंप्लायंट मोबाइल वॉलेट या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होंगे उन पर आउटस्टैंडिंग की लिमिट भी 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। यानी 2 लाख रुपए तक की बकायेदारी है, 2 लाख रुपए तक का बैलेंस आउटस्टैंडिंग रखा जा सकता है। कंपनी अगर ये चाहे, अगर मोबाइल वॉलेट ऑपरेटर चाहे और आपका पिछला रिकॉर्ड देखे, तो आप 2 लाख रुपए तक की आउटस्टैंडिंग या बकायेदारी अपने प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में रख सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि जो पर ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है कैश विड्रॉल के लिए वो 2,000 रुपए होगी और ओवरऑल लिमिट 10,000 रुपए पर मंथ होगी। यानी आप अगर इससे कैश ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, यानी आप कैश लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हर महीने 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। 2,000 रुपए इसकी ट्रांजैक्शन की लिमिट होगी। इसके अलावा आरबीआई ने कुछ और नियम तय किए हैं, जैसे कि अगर आप अपना मोबाइल वॉलेट ऑपरेटर बैंकों के क्रेडिट कार्ड या बैंकों के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पॉस मशीन्स पर कैश दे सकते हैं। आपको कई सारे पेट्रोल पंप अब आपको एनसीआर में मिल जाएंगे जहां अपना डेबिट कार्ड लेकर जाइए और आपको कैश मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे पेमेंट बैंक्स हैं, उनके हैं, उसके भी नियम आरबीआई ने इसमें तय किए हैं। ये प्रक्रिया अगले 6 महीने में 7 महीने में इस्टेब्लिश होगी। उसकी वजह यह है कि मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स को एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा, उनके बीच में डेटा शेयरिंग होगी जो एक दिलचस्प चीज देखने वाली होगी। पेटीएम बहुत सारा डेटा लिए बैठी है, गूगल पे बहुत सारा डेटा लिए बैठी हुई है, एक दूसरे से डेटा शेयर होगी। तो उससे क्या होगा कि जो मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन एक कॉमन पूल में जाएगी। डेटा प्राइवेसी के इशू उठेंगे, बड़े इशू आएंगे। सर उन्हें कैसे आरबीआई हैंडल करेगा इस पर हमें आगे कुछ समझ में आएगा, लेकिन ये एक बड़ा रिफॉर्म है, एक बड़ी तैयारी है जहां पर मोबाइल वॉलेट को पूरी तरह से बैंक अकाउंट जैसी स्थिति में यहां से वो आ जाएगा, ऐसा लगता है। और चलते चलते एपिसोड खत्म होने वाला है। इकरा ने कहा है कि अप्रैल के जो नंबर आए हैं डिसेप्टिव हैं क्योंकि बेस इफेक्ट है। अंशुमान जी, किस नंबर की बात कर रहा है इकरा और क्यों उसने डिसेप्टिव ठहराया है? अप्रैल का जो आंकड़ा हमारे पास आया, जो औद्योगिक उत्पादन का या कोर सेक्टर के आंकड़े का, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चूंकि हम इसे दोबारा इसलिए डिस्कस करना चाहते हैं कि लगातार ये चर्चाएं बढ़ रही हैं। इकरा ने साफ साफ कहा है कि आंकड़े पिछले साल के बेस इफेक्ट के कारण आए थे, इसलिए बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। मई और जून के आंकड़ों में सेकेंड वेव का गहरा असर दिखाई देगा, उत्पादन पर भी, खपत पर भी। और जो हमने एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर कल डिस्कस भी किया था, इकरा ने उस हिसाब से ये बताया है कि सेकेंड वेव का गहरा असर जमीन पर
अर्थव्यवस्था पर, लोगों की खपत पर दिखाई देगा और इस वजह से भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन जो पिछले साल फरवरी में 11-12% के आसपास किए जा रहे थे, उन्हें लगातार घटाए जाने की संभावना है। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, टैलेंट टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।